everyone, welcome back to my channel. In today's video, we are going to cover the important Viva question and answers from CSTF, which is cybersecurity and digital forensic. So, if you are a final year student or preparing for your practical Viva, this video is going to help you a lot. So make sure you watch till the end and subscribe for more computer engineering content. So first we'll start with the basic concept of CSDF. So what's CSDF? CSDF stands for Cybersecurity and Digital Forensics. So it focuses on protecting the systems from cyber attacks and investigate करना digital crimes को using forensic methods. उसके बाद साइबर सिक्योरिटी क्या होती है? ये एक प्रैक्टिस है ऑफ प्रोटेक्टिंग योर कंप्यूटर, नेटवर्क एंड डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, डैमेज और अटैक. उसके बाद आता है तुम्हारा डिजिटल फॉरेंसिक. डिजिटल फॉरेंसिक एक प्रोसेस है ऑफ कलेक्टिंग, प्रिजर्विंग. सो बेसिकली फॉरेंसिक क्या होती है, तुम अगर फिजिकली साइबर को मत कंसिडर करो, अगर नॉर्मली भी कंसिडर करो तो फॉरेंसिक का मतलब क्या होता है, तुम एविडेंस को कलेक्ट करते हो, उनको प्रिजर्व करके रखते हो, उनको एनालाइज करते हो. तो सेम वे में डिजिटल फॉरेंसिक मतलब डिजिटल डेटा को या एविडेंसेस को यू हैव टू कलेक्ट, उनको प्रिजर्व करके रखना है ताकि उसमें कोई मैनिपुलेशन ना हो, उसको एनालाइज करना है, उसको प्रेजेंट करना है उस डिजिटल एविडेंस को इन लीगली एक्सेप्टेबल मैनर. उसके बाद आता है व्हाट आर द मेन गोल्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी. तो मेन 3 गोल्स है जिसको CIA ट्रेड बोलते हैं. तो उसमें होता है तुम्हारा फर्स्ट कॉन्फिडेंशियलिटी. तो इसका मतलब होता है प्रोटेक्ट करना इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस. मतलब जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशंस है उनको बस रिजर्व्ड एक्सेस मिलना चाहिए, रोल बेस्ड एक्सेस या अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं होना चाहिए. कोई भी इंसान उस चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकता. सेकंड है इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी इज बेसिकली तुम्हारा डेटा मैनिपुलेट ना हो, कोई ऑल्टर ना करे तुम्हारे डेटा को. तो जैसा डेटा है वैसा ही अभी तक है. तो ट्रस्ट वर्दीनेस होना चाहिए और एक्यूरेसी होनी चाहिए. फिर आती है अवेलेबिलिटी. एंश्योर करना दैट द डेटा एंड रिसोर्सेज आर अवेलेबल जब भी उनकी नीड हो. उसके बाद आता है व्हाट आर द फेजेस ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक. तो फॉरेंसिक के फेजेस में आता है सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन. तो तुम्हें पोटेंशियल एविडेंस को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि एविडेंस क्या है. देन तुम्हें उस एविडेंस को प्रिजर्व करके रखना है ताकि उसमें कोई ऑल्टरेशन या मैनिपुलेशन ना हो. तो तुम्हें डेटा को सिक्योर करके रखना है एंड प्रोटेक्ट द डेटा फ्रॉम ऑल्टरेशन. उसके बाद आता है कलेक्शन. तो कलेक्शन में तुम गैदर करते हो एविडेंसेस लीगली. उसके बाद आता है एग्जामिनेशन. एग्जामिनेशन में बेसिकली जो भी तुमने एविडेंस कलेक्ट करके रखा है उसको तुम एनालाइज करते हो यूजिंग फॉरेंसिक, जो वैलिडेटेड फॉरेंसिक टूल्स हैं उनको यूज करके. आफ्टर दैट एनालिसिस, जिसके अंदर इंटरप्रीट करते हुए एविडेंस को टू रिकंस्ट्रक्ट द इवेंट्स. आफ्टर दैट यू हैव टू प्रेजेंट दैट एविडेंस लीगल फॉर्म में इन द कोर्ट या उस चीज़ का रिपोर्ट बनाना है ताकि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो या बाद में कभी इसको रेफर करना हो तो काम में आए. उसके बाद आता है कि साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक में डिफरेंस क्या है. तो साइबर सिक्योरिटी इज अ प्रिवेंटिव. तो मतलब क्या होता है, ये फोकस करता है ऑन प्रोटेक्टिंग द सिस्टम बिफोर एन अटैक हैपन्स, वेयर इज डिजिटल फॉरेंसिक रिएक्टिव होता है. मतलब जब कोई अटैक होता है तो ये डील करता है विद द इन्वेस्टिगेशन वाला पार्ट फॉर द ऑफ दैट इंसिडेंट आफ्टर एन अटैक और क्राइम अकर्स. तो जो डिजिटल फॉरेंसिक है वो क्राइम के बाद की जाती है, वेयर साइबर सिक्योरिटी एक प्रिवेंटिव मेजर है जिसके अंदर हम अटैक होने से बचाने के लिए जो चीज़ें करते हैं, जो उसको अप्लाई करते हैं, वो सारी चीज़ें होती है तुम्हारे साइबर सिक्योरिटी के अंदर. देन कम्स व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक इन इन्वेस्टिगेशन. तो ये हेल्प करता है इन्वेस्टिगेटर टू फाइंड आउट हाउ, हु एंड व्हेन वो जो क्राइम है वो कमिट हुआ था बाय एनालाइजिंग द डिजिटल ट्रेसेस. जो भी तुम्हें इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसको एनालाइज करके यू फाइंड आउट कि किसने ये क्राइम किया था, कब किया था, क्यों किया था, एंड ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन. जैसे कि डिजिटल फॉरेंसिक में बेसिकली एविडेंसेस मिलते हैं तुमको, ईमेल से मिलते हैं, लॉग से मिलते हैं, तुमको डिलीटेड फाइल या नेटवर्क एक्टिविटी से मिलते हैं. सो ये प्रोवाइड करता है एक क्रूशियल एविडेंस फॉर कोर्ट केसेस.
व्हाट इज मीन बाय चेन ऑफ कस्टडी इन फॉरेंसिक? ये एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस है जो ट्रैक करती है हैंडलिंग ऑफ डिजिटल एविडेंस फ्रॉम कलेक्शन, मतलब जहाँ से वो एविडेंस कलेक्ट होना स्टार्ट हुआ वहाँ से लेकर प्रेजेंटेशन तक उस चीज़ का एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होता है। एंड इट एंश्योर दैट द एविडेंस इज नॉट टैम्पर्ड विथ एंड टैम्पर्ड नहीं हुआ है एंड मेंटेन कर रहा है उसकी इंटीग्रिटी को। तो बेसिकली ये एक रिपोर्ट टाइप या डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होती है जहाँ पे तुम्हें हर चीज़ का नोट करना है जहाँ से तुमने कलेक्ट किया था टिल यू प्रेजेंट, ताकि हमें पता चले कि जो डेटा है वो टैम्पर्ड नहीं हुआ है और उसने इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखी है। अब हम यूनिट वाइज या बोल सके प्रैक्टिकल वाइज हम हर क्वेश्चंस को देखेंगे कि उसमें से क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज ईमेल क्राइम। सो ईमेल क्राइम बेसिकली वो क्राइम्स होते हैं जो ईमेल्स के थ्रू होते हैं। जैसे आपको पता है फिशिंग होती है, स्पैमिंग होती है, स्पूफिंग होती है, आइडेंटिटी थेफ्ट होती है एंड स्प्रेडिंग मैलवेयर थ्रू ईमेल्स। तो ये सारे तुम्हारे ईमेल क्राइम्स हैं। फिशिंग का बेसिकली मतलब होता है कि कोई मैलिशियस लिंक पे क्लिक करना एंड देन वहाँ से तुम्हारा डेटा स्टील हो सकता है। स्पैमिंग मतलब सेम ईमेल या स्पैम ईमेल्स को बार बार स्पैम करना। उसके बाद आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब होता है किसी और की आइडेंटिटी से ईमेल भेजना जो कि फ्रॉड हो, या मालवेयर यूज़ करना, लाइक कोई लिंक देना जो एक्चुअल में एक मैलिशियस लिंक हो एंड जिसको क्लिक करके तुम्हारे सिस्टम में वायरस आ सकता है या तुम्हारी इंफॉर्मेशन स्टील हो सकती है। फिर आता है कि ईमेल फॉरेंसिक क्या है। तो फॉरेंसिक का मतलब तो तुम्हें पता है कि कलेक्ट करना डेटा, उसको एनालाइज करना एंड प्रेजेंट करना उनको केट में इफ नेसेसरी। तो ईमेल फॉरेंसिक का मतलब हुआ इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द ईमेल्स टू ट्रेस द सेंडर का ओरिजिन, डिटेक्ट द फ्रॉड एंड गैदर द डिजिटल एविडेंस। उसके बाद आता है व्हाट आर द कॉमन टेक्निक्स यूज्ड इन ईमेल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। तो इसके अंदर आता है तुम्हारा हेडर एनालिसिस, मेटा डेटा एक्सट्रैक्शन, IP ट्रेसिंग, कीवर्ड सर्चिंग एंड लॉग कोरिलेशन। फिर ईमेल हेडर का मतलब क्या होता है। सो ईमेल हेडर में तुम्हारा कंटेन होता है मेटा डेटा सच एज सेंडर, रिसीवर, IP एड्रेस, सब्जेक्ट, टाइम स्टैम्प एंड राउटिंग इंफॉर्मेशन। उसके बाद व्हाट इज MX टूल बॉक्स। MX टूल बॉक्स एक ऑनलाइन टूल है यूज टू एनालाइज द ईमेल हेडर्स एंड ट्रेस करना सेंडर का IP, डिटेक्ट करना स्पैम को या ब्लैकलिस्ट डोमेन्स को। फिर प्रैक्टिकल 2 देखते हैं विच इज़ कैप्चा जनरेशन एंड वेरिफिकेशन। तो कैप्चा बेसिकली होता क्या है, कैप्चा का फुल फॉर्म देखते हैं विच इज़ कम्प्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट होता है to tell the to tell the computers to tell the computers and human apart। तो बेसिकली ये डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है कि कौन कंप्यूटर है एंड कौन ह्यूमन है, एंड इट इज़ यूज टू डिफ्रेंशिएट ह्यूमन्स फ्रॉम बोथ्स। उसके बाद वाई इज कैप्चा यूज। तो सेम चीज़ है, प्रिवेंट करते हैं कि ऑटोमेटेड फॉर्म सबमिशन ना हो, फेक रजिस्ट्रेशंस ना हो या ब्रूट फोर्स लॉगिन अटेम्प्ट्स या स्पैमिंग ना हो। तो ये बेसिकली जैसे हमने सबने ये चीज़ यूज़ की होगी, ये चेक करता है कि वो जो पर्सन रजिस्टर कर रहा है, लॉगिन कर रहा है, वो सच में एक ह्यूमन है या नहीं। तो उसके लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैप्चाज यूज़ करते हैं, टेक्स्ट कैप्चा, इमेज, ऑडियो, गूगल रीकैप्चा। तो इसकी इमेज तुमको यहाँ पे मैंने प्रोवाइड की है। इमेज कैप्चा मतलब तुमको खुद सिलेक्टेड इमेज देगा एंड वो बोलेगा कि इसमें से आइडेंटिफाई करो पेंसिल क्या है, या कभी कभी ट्रैफिक सिग्नल का आता है कि आइडेंटिफाई करो इसमें से ट्रैफिक सिग्नल कौन सी है, कार्स कौन सी है। तो ये तुम्हारा इमेज में आ गया। टेक्स्ट में आ गया कि टेक्स्ट लिखा हुआ रहता है एंड यू हैव टू सेम टेक्स्ट को तुम्हें एंटर करना है। फिर पजल भी आता है। उसके बाद तुम्हारा ऑडियो आता है कि तुम एंटर द वर्ड यू हियर। तो जो भी वो वर्ड बोला है ऑडियो में उसको यू हैव टू एंटर एंड उसके बाद ही तुम्हें एक्सेस मिल सकता है। रिजल्ट ऑफ द बिलो कैलकुलेशन। हाँ, एंड एक और चीज़ होती है कि तुम्हें एक सम दिया रहता है नॉर्मल बेसिक, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन शायद नहीं होता है बट प्लस माइनस बेसिकली होता है, एंड देन उसका कैलकुलेट करके आंसर तुम्हें लिखना है। तो ये एक तरीके की कैप्चा होता है। तो there are different types of captchas. How do you import and verify the captcha in Python?
सो फ्रॉम कैप्चा तो तुम यूज करते हो ये लाइन जिसमें लिखा है फ्रॉम कैप्चा डॉट इमेज इम्पोर्ट करना है इमेज कैप्चा। तो इस वे में तुम वेरीफाई एंड इम्पोर्ट करते हो टू जनरेट इमेजेस एंड वेरीफाई द यूजर्स इनपुट विद द जनरेटेड टेक्स्ट। प्रैक्टिकल 3 में विच इज वाईफाई इंट्रूशन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट इज IEEE 802.11। तो ये एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड डिफाइनिंग कम्युनिकेशन है फॉर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद व्हाट इज वाईफाई इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। जैसे इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम क्या होता है, जो मॉनिटर करता है तुम्हारे या डिटेक्ट करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस या हैकिंग अटेम्प्ट्स को। इन द सेम वे अगर वाईफाई इंट्रूशन डिटेक्शन क्या होता है, जो मॉनिटर करता है तुम्हारे वायरलेस ट्रैफिक को ताकि वो डिटेक्ट कर सके योर अनऑथराइज्ड एक्सेस या हैकिंग अटेम्प्ट्स को। सो व्हाट टूल्स आर यूज फॉर वाईफाई इंट्रूशन डिटेक्शन। तो वाईशार्क यूज होता है, स्नॉट यूज होता है, एयर क्रैक NG यूज होता है, किस्मेट यूज होता है। तो बहुत सारे टूल्स हैं जो इस चीज के लिए इंट्रूशन डिटेक्शन के लिए यूज होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IDS एंड IPS। सो IDS स्टैंड्स फॉर इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, जो डिटेक्ट करता है एंड अलर्ट भेजता है, whereas IPS which is intrusion prevention system, जो डिटेक्ट भी करता है और ब्लॉक भी करता है साथ में मैलिशियस एक्टिविटी इन रियल टाइम। तो डिटेक्शन क्या करेगा कि वो देखेगा कुछ मैलिशियस आ रहा है, डिटेक्ट करेगा एंड अलर्ट भेजेगा टू द पर्सन, एंड whereas IPS क्या करेगा, डिटेक्ट करके उसको ब्लॉक करने की कोशिश भी करेगा। अब देखते हैं प्रैक्टिकल 4 विच इज रिकवरिंग परमानेंटली डिलीटेड फाइल्स एंड पार्टीशन। तो इसमें देखते हैं एक क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस व्हेन अ फाइल इज डिलीटेड। सो फाइल्स पॉइंटर इज रिमूव्ड फ्रॉम द डायरेक्टरी टेबल बट डेटा रिमेन्स ऑन द डिस्क अंटिल ओवररिटन। फिर व्हाट कैन permanently deleted files how can permanently deleted files be recovered? So by scanning unlocated disk space using tools like ये सारे tools AutoSpy और TextDisk, ये सब TextDisk ये सब यूज करके तुम रिकवर कर सकते हो योर परमानेंटली डिलीटेड फाइल्स। What is the difference between quick format and full format? So quick format का मतलब होता है डिलीट करना ओनली फाइल के रेफरेंसेस, whereas full format का मतलब होता है डिलीट करना डेटा एंड चेक द डिस्क का सेक्टर। What is the full form of SSD? SSD is solid state drive. Now we'll go for practical 5. So यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। प्रैक्टिकल 5 में हमारे पास है प्रैक्टिकल 5 है लॉग कैप्चरिंग एंड इवेंट कोरिलेशन। सो व्हाट इज लॉग कैप्चरिंग? सो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोर करना द सिस्टम और नेटवर्क के लॉग्स फॉर मॉनिटरिंग एंड फॉरेंसिक एनालिसिस। तो जो भी कनेक्ट मतलब बेसिकली यहाँ पे कलेक्ट करना है और स्टोर करना है तुम्हारे जो भी नेटवर्क लॉग्स हो ताकि हम उनको मॉनिटर कर सके एंड फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकें। लॉग को कैप्चर करना इज़ वाई इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये तुम्हारे फॉरेंसिक में हेल्प करता है, ये डिटेक्ट करता है योर इंट्रूशंस, एनालाइज करता है सिस्टम का बिहेवियर एंड प्रोवाइड करता है एविडेंस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। व्हाट इज इवेंट कोरिलेशन? सो ये कंबाइन करता है योर डेटा फ्रॉम मल्टीपल लॉग सोर्सेज and sources to detect the related security events or attack patterns. What are the uses of the who and last commands? तो who कमांड क्या करता है, डिस्प्ले करता है योर करेंटली लॉग्ड इन यूजर, whereas लास्ट जो होता है वो शो करता है यूजर की लॉग इन हिस्ट्री। सो who मतलब जो करेंटली जिसने लॉग्ड इन किया है उसका डिस्प्ले करेगा एंड जो लास्ट होता है वो शो करेगा कि यूजर की लॉगिन हिस्ट्री क्या है। फिर अभी 6th प्रैक्टिकल देखते हैं विच इज वल्नरेबिलिटी असेसमेंट यूजिंग वायरशार्क और स्नॉट। तो वायरशार्क का मतलब होता है कि ये एक नेटवर्क प्रोटोकॉल एनालाइजर है। बेसिकली ये एक एप्लीकेशन है विच इज यूज टू कैप्चर एंड इंस्पेक्ट द पैकेट्स टू आइडेंटिफाई सस्पिशियस नेटवर्क एक्टिविटीज। एंड स्नॉट जो है वो एक ओपन सोर्स इंट्रूशन डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन सिस्टम है। तो बोथ प्रिवेंशन भी करता है एंड डिटेक्शन भी करता है, यूज टू डिटेक्ट द नेटवर्क बेस्ड अटैक यूजिंग रूल सिग्नेचर्स।
वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का मतलब होता है इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, quantifying and prioritizing the security weakness in a system or a network. कॉमन अटैक डिटेक्टेड बाय स्नॉट का है जैसे कि पोर्ट स्कैन होते हैं, एसक्यूएल इंजेक्शंस, डायनियल ऑफ सर्विस अटैक, बफर ओवरफ्लोज एंड एआरपी स्पूफिंग. इन प्रैक्टिकल 7 तुम्हारा है स्टडी ऑफ हनी पॉट. हनी पॉट क्या होता है? इट इज़ अ डिकॉय सिस्टम डिज़ाइन टू बेसिकली यहाँ पे होता है क्या है, ये एक फेक सिस्टम होता है जिसको बनाया जाता है ताकि अटैकर्स के हम पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर पाए. तो बेसिकली इसके लिए होता है, ये 2-3 चीज़ों के लिए यूज़ होता है. एक हनी पॉट करके तुम एक सिस्टम बनाते हो जो एक फेक सिस्टम होता है पर दिखता एक रियल सिस्टम की तरह है, एंड ये अटैकर्स को अट्रैक्ट करता है. एंड जब वो वहाँ पे अटैक करते हैं तो जो पर्सन है जिसने बनाया है बेसिकली, तो वो उस अटैक पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है, तो उस वे में उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक के बारे में नॉलेज होती है, उस हिसाब से वो प्रिवेंशन बना सकते हैं. एंड ये एक और चीज़ के लिए यूज़ होता है कि तुम्हारा सिस्टम कितना अच्छा है और कोई कहाँ से अटैक कर रहा है, ये अटैक कर रहा है. तो बेसिकली सिक्योरिटी को चेक करने के लिए भी हनी पॉट का यूज़ किया जाता है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हनी पॉट्स. लो इंटरैक्शन जिसके अंदर सिमुलेट करता है लिमिटेड सर्विसेज. हाई में होता है तुम्हारा रन करता है फुल सिस्टम फॉर डिटेल्ड मॉनिटरिंग. Key components of honeypot is data capturing module, alert system, control system and reporting mechanism. हनी फार्म क्या होता है? ये एक सेंट्रलाइज नेटवर्क है जो कंटेन करता है मल्टीपल हनी पॉट टू कलेक्ट एंड एनालाइज द अटैक. सो लास्टली मुझे बस ये बोलना है कि CSDF के लिए आप लोगों ने मिनी प्रोजेक्ट्स भी बनाए होंगे, तो उसको भी अच्छी तरीके से स्टडी कर लो, बिकॉज वाइवा के टाइम ये सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि मिनी प्रोजेक्ट किस पे बनाया, क्या टेक्नोलॉजीज यूज़ की, क्या किया, ये किया वो. तो बहुत सारे मिनी प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं, तो ऑल्सो डू दैट. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. If this helped you, don't forget to like, share and subscribe for more engineering SPPO content. You can also comment below which subject's Viva question you want next. See you in the next one. Till then, keep learning and stay